दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूवीरेज में और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह यादव। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नया टॉपिक। आज हम बात करते हैं कि कोई एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उससे हम जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए करते क्या है कि मान लो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इसमें प्लस क्यू चार्ज उपस्थित है। अब ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर होता ये क्या कंडक्टिंग होता तो क्या होता, ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो इसके सरफेस पर प्रेजेंट होता। क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या है, इसके वॉल्यूम में जितना भी इसका वॉल्यूम होगा स्फीयर का, वैसे मैं आपको बता देता हूँ होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो उसमें ये जो है वो प्रेजेंट रहेगा। मान लो इसका पॉइंट सेंटर पॉइंट है O, उससे स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। मान लो उस पर P पॉइंट है और इस P पॉइंट पर हमें जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इस O पॉइंट से इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, और O पॉइंट से P पॉइंट तक की दूरी है स्मॉल r, और P पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं बताता हूं कि हमें जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तीन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करेंगे। पहला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट, यानी बाह्य बिंदु पर हमें जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। दूसरा, सरफेस पर, और तीसरा, इस स्फीयर के अंदर मान लो कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसी के से रिलेटेड टॉपिक था कि कोई गोला था, वहां पर भी हमने 3 पॉइंट्स पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात किया था। चूंकि ये अचालक गोला है या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो वहां यहां पर जो इसका चार्ज जो है वो इसके वॉल्यूम में जो है प्रेजेंट रहेगा, और उस पर क्या था, प्लस क्यू चार्ज जो है वो सरफेस पर प्रेजेंट था। यही बेसिकली इनमें डिफरेंस है। तो आज हम बात कर लेते हैं इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। पहला पॉइंट, एट एक्सटर्नल पॉइंट, बाह्य बिंदु पर। किस बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर। वो कौन सा माना है हमने, P पॉइंट। P पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, इसमें हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। और गॉस थ्योरम जो है वो आपको पता है, मैंने बताई है कि वो क्लोज्ड सरफेस में काम करती है। किस में काम करती है, क्लोज्ड सरफेस में काम करती है। तो इस P पॉइंट पर, इस P पॉइंट से होता हुआ और O पॉइंट को सेंटर मानकर हम एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं, और वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो इस O पॉइंट को सेंटर मानकर P पॉइंट से होता हुआ ये क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस खींचेंगे। ये क्या है, गॉसियन सरफेस। अब देखो P पॉइंट पर हमने मान लिया कि एक क्षेत्रफल अवयव dA है, क्षेत्रफल अवयव dA, और dA की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, कोई सरफेस है और उस पर अगर नॉर्मल डाला जाए, नॉर्मल खींचा जाए, लंब खींचा जाए, तो वो उसकी डायरेक्शन शो करता है, और ये कैसी होगी, बाहर की ओर। और O पॉइंट से P पॉइंट पर जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी P पॉइंट पर वो किधर होगी, रेडियली आउटवर्ड, यानी बाहर की ओर। इस पॉइंट पर E और dA की डायरेक्शन जो है वो कैसी होंगी, एक ही होंगी।
सेम दिशा में होंगी तो यहाँ पर इनके बीच बनने वाला एंगल जो होगा वो होगा 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? सबसे पहले समझ आना बहुत जरूरी है। हम करते क्या है कि एक बार मैथमेटिकल रूप से और दूसरा गॉसियन लॉ से जो है वो इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दोनों वैल्यू कैसी होंगी? समान होंगी और उन दोनों को हम बराबर रख देंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान P पॉइंट पर हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो इस डीए ये जो है इस गॉसियन सरफेस का छोटा सा अवयव है। अब मान लेते हैं ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों से ये मिलकर बना है। अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को अगर मैं जोड़ लूं तो पूरे सरफेस का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अगर इस छोटे एरिया वेक्टर डीए से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान अगर मैं ज्ञात कर लेता हूं तो इस पूरे गॉसियन सरफेस से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान भी हम ज्ञात कर लेंगे। उसको क्या करेंगे? इंटीग्रल करेंगे उसके लिए हम। तो सबसे पहले क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है साहब? डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। और आपको पता ही है सदिश गुणनफल क्या होगा? ई डीए cos थीटा। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है? इनके बीच बनने वाला कोण P पॉइंट पर क्या है? 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? ई डीए cos 0 डिग्री। और आपको पता है cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसकी ईडीए की अगर 1 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? ईडीए। ये वैल्यू आ गई किसकी? डी फाई ई की। यानी क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कर लिया हमने। अब पूरे गॉसियन सरफेस से निकालने के लिए क्या कर देंगे? इंटीग्रल कर देंगे। तो संपूर्ण गॉसियन सरफेस से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा साहब? फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। और इनकी वैल्यू कितनी निकल के आई है P पॉइंट पर? ईडीए। तो क्लोज इंटीग्रल ईडीए। और देखो इस गॉसियन सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर E का मान जो होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होगा वो निश्चित होगा। क्योंकि E जो है वो डिपेंड करती है किस पर? दूरी पर। तो दूरी जो है इस O पॉइंट से इस गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर दूरी कैसी होगी? निश्चित होगी। और वो दूरी कितनी होगी? इस गॉसियन सरफेस की त्रिज्या के बराबर। तो यहां मान लो कि ये पॉइंट यहां ना होकर यहां हो तो कितनी दूरी होगी इसकी? स्मॉल r। यहां पर भी कितनी? स्मॉल r। कोई भी एक पॉइंट ले लो तो उस प्रत्येक पॉइंट पर जो क्या है जो दूरी होगी वो कितनी होगी? स्मॉल r होगी। और वो कैसी होगी? समान होगी। तो E तो हो गई कांस्टेंट राशि। और कांस्टेंट राशियों का इंटीग्रल नहीं होता है। तो जिसका होगा उसका हम इंटीग्रल कर देंगे। तो किसका होगा? E दे दिया बाहर, क्लोज इंटीग्रल dA। अब देखो ये dA जो है क्लोज इंटीग्रल dA बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। क्योंकि dA जो है, अब ये dA बहुत सारे हैं, इनको जोड़ के हम क्या करा? इंटीग्रल कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया होगा इस गॉसियन सरफेस का। तो कितना होगा? 4 पाई और त्रिज्या का स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई ई बराबर E इंटू
4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये हमने जो है वो मैथमेटिकल रूप में से प्राप्त कर ली। अब हम क्या लगाएंगे इसमें, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अनुसार क्या है, बाई गॉस थ्योरम तो सम फाई ई बराबर ये कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको गॉस थ्योरम में बताया था कि किसी क्लोज्ड सरफेस से होकर गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, संपूर्ण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उस क्लोज्ड सरफेस में उपस्थित जितना भी चार्ज होता है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो हमने ये लगा दिया फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है, और दोनों ही वैल्यू को हम क्या करेंगे, बराबर लिख देंगे। दोनों वैल्यू लिख दीजिए, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E की वैल्यू निकालेंगे हम, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है। अब देखो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो क्या होगा, इस स्फीयर के वॉल्यूम में उपस्थित हो जाएगा, पूरे वॉल्यूम में एक समान रूप से यूनिफॉर्मली। तो क्या करेंगे, हम निकालते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसे शो करते हैं रो से। तो रो बराबर क्या, Q अपॉन बी। एकांक आयतन में जितना भी चार्ज उपस्थित होता है वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो Q अपॉन बी, तो यहां से क्या है, तो वॉल्यूम इसका होता है किसका, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। इस ये गोले में उपस्थित है चार्ज, तो इसकी रेडियस लगाएंगे हम कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं लगानी है, ध्यान रखना क्या लगानी है, कैपिटल आर। तो ये हो गया रो बराबर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो यहां से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। अब ये जो है हम इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें इक्वेशन 3 से। तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो Q की वैल्यू पुट करते हैं, Q अपॉन आर स्मॉल आर स्क्वायर है, और Q की वैल्यू हमने यहाँ क्या निकाली, 4/3 पाई इस कैपिटल आर क्यूब इंटू रो। तो ये लगा देते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आया E बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन 3 स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो दोनों ही वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, तो ये दोनों ही जो है वो वैल्यू जो है वो किसकी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की है P पॉइंट पर। और P पॉइंट कैसा पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी एक्सटर्नल पॉइंट पर जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की मान है। देखो एक चीज और कि ये स्मॉल आर जो है वो यहाँ पर कैसी है, बड़ी है कैपिटल आर से। देखो इस गॉसियन सरफेस की जो त्रिज्या है, रेडियस आर है, वो इससे कैपिटल आर से बड़ी है। तो ये वैल्यू किसके लिए है, स्मॉल आर बड़ी है कैपिटल आर से। तो ये P पॉइंट पर जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट पर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है। अब हम बात करेंगे सरफेस पर। किस पर हम बात करेंगे, सरफेस पर। तो इसे हम जो है रफ कर लेते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम सरफेस पर, एट सरफेस। अब देखो सरफेस पे आप देखो, मान लो ये P पॉइंट यहां ना होकर इसके सरफेस पर है, किसके सरफेस पर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर है। तो ये जो स्मॉल आर है
ये डिस्टेंस जो है वो इसकी रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर हमें जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है, तो वो जो दूरी होगी वो इस स्फीयर की रेडियस के बराबर होगी, यानी स्मॉल r बराबर हो जाएगी किसके, कैपिटल R के। अब देखो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, तो हमने जो है वो P पॉइंट पर यानी एक्सटर्नल पॉइंट पर, कोई बाहरी पॉइंट पर हमें जो है हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, उसमें क्या करते हैं हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देते हैं। तो जो वैल्यू आ गई वो क्या होगा, उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो देखो ये थी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर किसके बराबर है, कैपिटल R स्क्वायर के, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी Q अपॉन R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। ठीक, तो इक्वेशन नंबर ये हो गई 5। अब हमें पता है कि ये जो स्फीयर जो है वो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसमें जो प्लस क्यू चार्ज है वो इसमें किसमें स्थित है, प्लस क्यू चार्ज जो है वो इसके वॉल्यूम में उपस्थित है। तो क्या होगा कि देखो हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात किया था, कौन सा, इक्वेशन नंबर 4। तो इसमें हम क्या करेंगे कि स्मॉल r की जगह हम क्या लिख देंगे, कैपिटल R लिख देंगे, और जो फॉर्मूला प्राप्त होगा हमें वो क्या होगा, वो सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा। तो देखो इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन नंबर 4 से, तो E बराबर कितना है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट R क्यूब अपॉन 3R स्क्वायर। अब इस R की, स्मॉल r की जगह हम क्या लिखते हैं, कैपिटल R, स्मॉल r की जगह क्या लिखते हैं हम, कैपिटल R। तो ये वैल्यू निकल के आएगी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट R अपॉन 3, क्योंकि R स्क्वायर है ऊपर R क्यूब है, तो ऊपर कितना आ जाएगा R अपॉन 3। तो ये वैल्यू किसकी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के पदों में, कि कहां पर, सरफेस। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट यानी इस स्फीयर के, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के हमें भीतर कोई पॉइंट है, उस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखो थोड़ा बड़ा सा ऐसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को बना लेते हैं। ये एक कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके अंदर कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, तो इसके सेंटर को मान लो, इसका सेंटर क्या है O, और इसमें प्लस क्यू चार्ज इसके वॉल्यूम में प्रेजेंट है। तो इस O सेंटर को केंद्र मानकर और इस पॉइंट से होता हुआ हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस खींच लेंगे। मान लो यहाँ पर P पॉइंट उपस्थित है, तो यहाँ तक की दूरी कितनी, स्मॉल r, और इस O पॉइंट से इसकी रेडियस कितनी होगी, कैपिटल R। तो इस P पॉइंट पर हमें जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये क्या है, अगर देखो समझने वाली बात ये है कि अगर ये चालक होता तो यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज जो है वो इसके सरफेस पर प्रेजेंट रहता, तो इसके वॉल्यूम में ये चार्ज है। अब मान लो ये जो गॉसियन हमने सरफेस खींचा है, तो इस प्लस क्यू चार्ज जो दिया है हमने इस पूरे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को, इससे मान लो ये गॉसियन सरफेस से जो बाउंड है, जो चार्ज है, उसे हमने मान लिया क्यू डैश है। तो देखो ये क्या होगा, इस P पॉइंट पर E और DA की डायरेक्शन कैसी होंगी, सेम होंगी। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। और थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। तो देखो ये हो जाएगा फाई E बराबर क्लोज इंटीग्रल E डॉट DA वेक्टर, E डॉट वेक्टर DA बराबर ये हो जाता है E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ये निकल के आया, मैंने आपको पीछे भी बताया। तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। और गॉस के अनुसार, गॉस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, फाई E बराबर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बताया
कि इससे बद्ध जो आवेश है हमने उसे मान लिया q डैश, तो ये q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये दोनों वैल्यू किसकी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है, दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू हमने निकाली 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डैश अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो ये जो है ना वो किसकी वैल्यू निकल आई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम यहां से निकालते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर क्या होता है, Q अपॉन बी। बी कितना, 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो यहां पर कितना चार्ज है, Q डैश, और उसकी रेडियस कितनी है गॉसियन सरफेस की, स्मॉल आर क्यू। तो यहां से जो है देखो, अगर हम किसकी Q डैश की वैल्यू निकालें तो Q डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, Q R अपॉन R की पावर 3। देखो यहां से किसकी वैल्यू निकाली हमने, Q डैश की, तो Q डैश की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, Q डैश बराबर हो जाएगा, Q डैश बराबर कितना, Q इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यू। अब देखो 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म, तो कितना बचा ये, Q डैश बराबर Q इंटू R की पावर 3 और स्मॉल r की पावर 3। तो इन दोनों को हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में लिख दिया। जैसे भी आप उचित समझे, जैसे भी आप उचित समझे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये Q डैश की वैल्यू हमने निकाल ली। तो Q डैश की वैल्यू कितनी आ गई, Q इंटू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की पावर 3। तो इसको हम जो है इस इक्वेशन में लगा देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन r स्क्वायर से मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन जो हमने मानी है वो किसमें मानी है, इंटरनल पॉइंट पर हम जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर रहे हैं। और इंटरनल पॉइंट पर क्या होगी, स्मॉल r छोटी होगी किससे, कैपिटल R से। तो देखो Q डैश की वैल्यू हम जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो ये आएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q डैश की वैल्यू कितनी, Q इंटू R क्यूब अपॉन कितना, कैपिटल R क्यूब, ठीक, और कितना R स्क्वायर। तो ये कितना कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R अपॉन R क्यूब। तो देखो ये जो E की वैल्यू आई है इसमें रो बराबर Q अपॉन बी, बी का मतलब वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब से हम Q की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दें। तो ये जो है देखो कैसे करते हैं, रो बराबर कितना है, Q अपॉन 4/3 पाई आर कैपिटल R क्यूब। देखो यहां से हम Q की वैल्यू निकालें। अब मान लो इस इक्वेशन को हम 4 इक्वेशन मान लेते हैं, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, ये 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। अब ये Q की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 4 में किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, Q की वैल्यू पुट करने पर देखो ये, तो देखो ये जो है इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये Q की वैल्यू पुट कर दो, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो। अब बचा हमारे पास स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। अब देखो जो जो शहीद हो रहे हैं, जो जो कट रहे हैं उन्हें काट देते हैं, 4 पाई से 4 पाई खत्म, R क्यूब से R क्यूब खत्म, और जो बचा कुचा
वही किसकी वैल्यू है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो E बराबर कितना बचा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या बचा, स्मॉल r अपॉन 3। तो ये जो है वो किस पर वैल्यू है, कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके कोई इंटरनल पॉइंट है, उस पर जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है। अब देखो इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निर्भर कर रही है किस पर, दूरी पर, डिस्टेंस पर। तो दूरी पर डिस्टेंस हमेशा, दूरी पर क्या निर्भर करती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये नॉन कंडक्टिंग ना होगा, एक कोई चालक स्फीयर होता, तो क्या होता कि इसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, तो अंदर किसी भी पॉइंट पर जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता। इससे ठीक पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।